दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी जेई का जो जजमेंट है वो आप लोग जानते हैं कि इस अनाउंस कर दिया गया है और उसको लेकर ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से कैसे समझाएं। आपको हिंदी भाषा में लिखा हुआ हम अभी इस वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको इसके बाद भी इंग्लिश का जो वर्डिक्ट आया है, जो जजमेंट आया है, उसको अगर समझना होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझा सकूँ। फ़िलहाल चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें आपको जल्दी समझ में आती है, इसलिए हमने कोशिश की है कि इसको हिंदी में ही इस वीडियो को पूरी करेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज सुनवाई था, आज जजमेंट था और जजमेंट के लिए क्या क्या जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे और ये आपको 8824 का ये दिख रहा है जजमेंट के बारे में। ये देख रहा है, केस नंबर आप इसका देख सकते हैं 11030 और SLP 7257/2023। आप लोग जानते ही हैं, शशिभूषण प्रसाद से इसके पिटिशनर हैं और स्टेटस का भी डिस्पोज बता रहा है। तो मतलब कि अब ये केस ख़त्म हो चुका है। इसको लेकर अगर हम आगे बात करें तो हम व्यू पे जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग उसको कंसर्न करेंगे और उसको समझ सकेंगे कि हाँ, वीडियो क्यों लंबा हुआ है। स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्पोज बता दिया गया है। अगर बात करें तो इस केस के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जजेस का नाम लिखा हुआ है, बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इनके बारे में बताया गया है। और ये डिस्पोज अब आपका यहाँ आप स्टेटस देख सकते हैं, मोशन हियरिंग फॉर जजमेंट, लीव ग्रांटेड एंड डिस्पोज ऑफ 4/10/2024, डिस्पोजल डेट आपका 4/10/2024 हो गया। आपको 10 महीना इसका सुनवाई चला ईयर 2024 में ही। और जज अगर बात करें तो जस्टिस बेलाम त्रिवेदी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे। जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय, आप यहाँ देख लीजिए, वो भी बेलाम त्रिवेदी बेंच और जस्टिस बेलाम त्रिवेदी ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बताया गया है। इसके बाद बताया गया है डिस्प्ले टाइप। तो डिस्प्ले टाइप में आप यहाँ देख सकते हैं कि लीव ग्रांटेड मतलब जो पिटिशनर थे उनको ग्रांट कर दिया गया है कि आप केस जीत चुके हैं, और डिस्पोज कर दिया गया है। बाकी यहाँ पूरी जानकारी है। नीचे अगर हम जैसे ही आते हैं यहाँ स्लाइड करके, तो यहाँ आप देख लीजिए कि इसके बारे में आगे क्या बताया गया है। यहाँ आपका रिस्पोंडेंट का रिकॉर्ड है। इसको जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ आप इसमें हम कुछ देख लेते हैं क्या क्या है जानकारियाँ। तो यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो आर्गूमेंट ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ देख लीजिए, और यहाँ हम जजमेंट और ऑर्डर पे आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको 3 चीज़ें दिख जाएंगी 4/10 के डेट में। एक ये रहेगा PDF, और उसके बाद अगर हम बात करें 4/10 के ये रहा, और दूसरा ये रहा। तो एक एक करके हम तीनों ओपन करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि 4/10/2023 वाला 24 वाला। तो इस PDF को जैसे हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका पूरा जजमेंट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दूसरा जो PDF था ये लास्ट में हम देखेंगे, और इसका हम हिंदी वर्जन देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लीव ग्रांटेड करके है, इसका हिंदी वर्जन हम देखेंगे। उससे पहले जो 2 है वो देख लेते हैं। तो ये कोर्ट नंबर के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। बाकी को जो एक है उसमें बताया गया है कि क्या क्या, वही फिर दोबारा वही PDF डाउनलोड कर डाल दिया गया था। अब यहाँ पूरा डिटेल देख लीजिए, और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा जानकारी है जिसमें कि बता देगा। ये शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं कि लीव ग्रांटेड, इसमें बताया गया कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैज़ प्रोनाउंस्ड द रिपोर्टेबल जजमेंट ऑफ द बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड हिज लीडरशिप। अब इसमें अगर बात करें तो नीचे बताया गया है द अपील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेबल जजमेंट पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट शैल स्टैंड क्लोज्ड। तो इसमें अगर कोई इंटरवेंशन या फिर किसी प्रकार का और भी केस है जो पेंडिंग है तो उसको भी अब डिस्पोज समझा जाएगा। तो फाइनली अब हम चलते हैं, जो हिंदी में हमने इसको पहले वाले जजमेंट को कन्वर्ट कर रखा है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, कई लोग बोलते थे कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, तो आज कोशिश की है मैंने कि स्लो बोलूं। अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप अपना वीडियो जो स्पीड है उसको 1.25 पे करके देख सकते हैं। ये आपका डिटेल बता दिया गया है, और केस संख्या जो भी है वो बता दिया गया है। नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ आपको बता दे, यहाँ से शुरू हो चुका है। तो लीव ग्रांटेड
उसका तो छुट्टी मंजूर होता है, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है, तो इसको आपको नहीं। लीव ग्रांटेड का मतलब यहाँ आप समझिएगा कि पेटिशन ओनर को ग्रांटेड कर दिया गया है। तो अभी अगर के हम देखें तो ये जो सारी जानकारियाँ हैं, ये आपको जो दिख रही हैं, ये जानकारियाँ दी गई है सिर्फ जो शुरुआत से इस केस में चला, जो 34/11/CWJC था पटना हाई कोर्ट का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी है कि अपोलो के वर्तमान समूह दिनांकित निर्णय से उत्पन्न हुआ है। 16/2023 को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित हो गया था इसका जजमेंट, जिसमें कि जो रिट याचिकाकर्ता जो हैं वो असफल थे। ठीक है, तो वहाँ जो याचिकाकर्ता थे असफल थे। उसके बाद है कि विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई जूनियर इंजीनियर, और 8/3/2019 को बिहार जल संसाधन विभाग के नियम 912 की वैधता को चुनौती दी गई। विभाग अधीनस्थ सिविल इंजीनियरिंग संवर्ग भर्ती, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो भर्ती को चैलेंज किया गया, उसमें बताया गया कि 11/3/2017 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 7/11/2017 के लिए तकनीकी योग्यता पात्रता निर्धारण करना बिहार राज्य के तकनीकी पद पर चयनित नियुक्ति। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता उम्मीदवार सफल उम्मीदवार है उक्त भर्ती प्रक्रिया में। अब आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान मामला शुरू होता है, जो वर्तमान का जो मामला है वो जारी होने से शुरू होता है। अब देखिए, विज्ञापन संख्या है 01/2019, 8/3/2019 को ये जारी आवेदन आमंत्रित किया है। उसके बाद है कि विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 63 से 79 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। अब नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या निर्दिष्ट किया गया था, उसकी जानकारी है। उसमें जो जानकारियाँ आपने एडवर्टाइजमेंट में देखी थी वो बताया गया है। वो क्या था वो देख लीजिए। योग्यता था कि शैक्षणिक योग्यता क्या था, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए संबंधित तकनीकी शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो कि AICTE से अप्रूव्ड हम लोग समझते हैं। UGC के अधिनियम के तहत जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया था कि UGC अधिनियम के तहत स्थापित संबंधित टीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा गैर दूरस्थ मोड में, मतलब नॉन डिस्टेंस मोड के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि डीम्ड विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित हो। ये योग्यता थी। और उसमें अगर बात करें तो आगे बताया गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि आवश्यकता निम्नलिखित से ली गई थी, और वह यह है कि बिहार जल संसाधन मंत्रालय के अधिनियम 913 के समरूप है विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग भर्ती संवर्ग नियमन 2015 यथा 2017 में संशोधित। जो 2015 का नियम था उसको 2017 में संशोधित किया गया और उसी नियम पे बहाली चल रही थी। वर्तमान अपील में निजी प्रतिवादी थे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता वे भी आवेदक थी। जो उच्च न्यायालय में जिन्होंने अपील किया था वो खुद भी आवेदक थे, जिनके पास निजी विश्वविद्यालय संस्थानों से डिप्लोमा कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा अनुमोदित आयोग से उनके आवेदनों को आयोग पाया। ठीक है, इसके बाद बताया गया है जो उनका मतलब सर्टिफिकेट आयोग हो गया। उसके बाद BTSC ने इस आधार पर यह आरोप लगाया कि संस्थान BTSC द्वारा अनुमोदित नहीं है, मतलब BTSC जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी संस्थान के लिए AICTE से एप्लीकेशन वगैरह वो नहीं है। इससे व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया। ये उनके लिए है जो पिटिशनर थे UGC वाले। आदेश रद्द करने की मांग की नियमों के 913 के अन्य प्रावधानों के असंगत होने के कारण। इसके बाद आगे बताया जा रहा है इसमें, वो हम देख लेते हैं। वैधानिक प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम AICTE का जो 2001 में कोई केस था उसके बारे में बताया गया कि ACC जो भी है 676 जिसमें के प्रावधानों के व्याख्या पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत यह निर्णय दिया गया कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि संस्थानों से अनुमोदन प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले AICTE का परामर्श लेना आवश्यक है। विश्वविद्यालय को टेक्निकल जो डिग्रीज़ हैं उसके लिए विश्वविद्यालय का परामर्श लेना, AICTE का परामर्श लेना आवश्यक है। इसके बाद बताया गया कि रिट याचिकाकर्ता ने दिनांकित सार्वजनिक नोटिस पर भरोसा किया। AICTE द्वारा सभी केंद्रीय जज और कुलपतियों के जारी 9/2/2022 को एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में 2022 और 23 में एक मीटिंग हुआ था
के लिए एआईसीटी की मंजूरी के बारे में बताया गया। निम्नलिखित बताते हुए उन्होंने कहा, हालांकि इसमें मुझे थोड़ा समझ से परे लग रहा है कि जब ये 9/2 आप देख लीजिए 9/2/2022 वैकेंसी 2019 का है, तो उसके हिसाब से अगर क्लियर किया जाए तो 9/2/2022 को अगर मीटिंग करके कोई नोटिस जारी किया गया तो वो भी कुछ और चित्त लायक नहीं है, जिसमें कि बताया गया कि उस मीटिंग में कि प्रिय महोदय या महोदया जो भी है, यह सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम एआईसीटी के अन्य मामलों में आईसीटी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है और माना है कि विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का नया विभाग शुरू करने के लिए आईसीटी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसमें इन्होंने ये बताया, विश्वविद्यालय का दायित्व है या कर्तव्य है कि एआईसीटी द्वारा निर्धारित मानकों पर चलना है। ठीक है। उसके बाद बताया गया कि तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआईसीटी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है। जो भी विश्वविद्यालय मतलब टेक्निकल एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट देती है, उनके इंस्टीट्यूट का एआईसीटी औचक निरीक्षण या फिर कोई भी निरीक्षण कर सकता है, जो एआईसीटी के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी संबद्ध संस्थानों को एआईसीटी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हालांकि यह देखा गया कि कुछ केंद्रीय राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुछ चुनिंदा तकनीक के पाठ्यक्रम के लिए एआईसीटी के आंशिक अनुमोदन ले रहे हैं। अभी भी मतलब कुछ केंद्रीय भी और बाकी भी एआईसीटी का अनुमोदन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, जिसको कि हम लोग यूजीसी बोलते हैं। इससे हितधारकों के बीच भ्रम पैदा हो रही है। आगे बताया गया है कि इसलिए एआईसीटी ने निर्णय लिया कि हितधारकों के बीच भ्रम से बचने के लिए विश्वविद्यालय को तकनीकी कार्यक्रमों की आंशिक स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अब आगे बताया गया है कि तदनुसार सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया जाता है कि या तो वे सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों की पूर्ण स्वीकृति ले लें या वे एआईसीटी की मंजूरी के बिना जारी रख सकते हैं। यह ध्यान होने के योग्य है कि रीट याचिकाकर्ता का रुख एआईसीटी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क को पुष्ट किया गया 12/5/2022 को दिनांकित उनके काउंटर हलफनामे से स्पष्ट है कि जिसमें लिखा है कि अब तक रीट याचिका के पैराग्राफ 15 में दिए गए बयानों से संबंधित यह प्रस्तुत किया गया है कि एआईसीटी से अनुमोदन प्रक्रिया 21/22 के लिए अपनी सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि केंद्रीय राज्य सार्वजनिक निजी विश्वविद्यालयों को ओडीएल ऑनलाइन पाठ्यक्रम को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों के एआईसीटी का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन प्रक्रिया 22 से 23 के लिए सार्वजनिक नोटिस में भी इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि ये बात की पुष्टि की गई है 22-23 में, और वैकेंसी था 2019 का ही, जिसका कि डीवी भी 2021 में ही हो गया, 22 में कुछ वो नहीं है। ठीक है। इस स्तर पर यह देखना उचित होगा कि फाइलिंग से पहले CWJC संख्या 34/11/2022 की उच्च न्यायालय पहले से ही सुनवाई कर रहा था कि विभिन्न प्रावधानों की चुनौती देने वाले कई समान रिटें चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लागू नियम विज्ञापन तदनुसार 2/5/2019 के आदेश द्वारा पारित CWJC संख्या 9887/2019 में BTSC को जारी रखने की अनुमति दी गई। चयन प्रक्रिया के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे और ये मतलब बताया जाएगा, उसमें ये जो बाकी बताया जाएगा लंबी परिणाम। उसके बाद आदेश दिया गया वो ये है कि जिसके तहत उच्च न्यायालय में चयन प्रक्रिया की अनुमति दे दी और पूरा हो गया। निर्देश दिया गया कि नियुक्तियों के सभी आदेशों को में यह लिखना आवश्यक होगा, जो कि आप लोगों ने देखा भी था कि जो भी नियुक्तियाँ होगी वो परिणाम हाईकोर्ट के परिणाम के अधीन है और चयनित उम्मीदवार किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं। ये आपने रिजल्ट में भी देखा था। उसके बाद 2/4/2022 को रिजल्ट जारी किया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों की चयन सूची और चयनित उम्मीदवारों के आवंटित किया गया, विभागों का भी आवंटन कर दिया गया। साथ ही बताया गया कि पूर्वोक्त अंतरिम अनुपालन में आदेशों के अनुसार चयन सूची में दिए गए निर्देशों को पुनः प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दिनांक 6/12/2019 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम आदेश के आलोक में चयन सूची प्रभावित होगी, कार्यवाही लंबित है। मतलब वो न्यायालय ने बोल दिया कि जो भी रिजल्ट के बाद भी कुछ परिणाम ऐसे हैं जो इसके कारण लंबित होगी। इसके बाद है कि एक अलग रिट थी CWJC 73/12, आप लोग जानते हैं, 40% संस्थागत वाला, 40% रिजर्वेशन वाला। इसमें अगर बात करें तो बताया गया कि नवीनतम चयन सूची के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया, जो कि आप लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल 2022 को रद्द कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। BTSC को 40% संस्थागत अनुदान देने वाली नई चयन सूची को तैयार करने का निर्देश दिया गया। किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा धारकों को आरक्षण
AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध तकनीकी संस्थान बिहार और राज्य के भीतर स्थित है, उनको 40% में शामिल किया गया, जो कि SBT से जो भी संबंधित थे। इसके बाद इसमें बताया गया है कि इसके बाद BTSC ने मेरिट को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की। विज्ञापन की सूची को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। शेड्यूल से 77/61/2022 1/12/2022 को तहत रोक लगाई गई। न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के तक परिणामों की घोषणा पर उसके बाद क्या किया गया, 19/12 को आप लोग जैसा कि पहले भी सुन चुके हैं, हमने वीडियो भी डाला है। वीडियो जो मैंने डाला उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें 2255 कैंडिडेट को बताया गया है कि रिजेक्ट किया गया है। अब वो कैंडिडेट भी इसमें जगह लेंगे, आप लोगों को मैं बता दूं। और जो वो मैं वीडियो डालूंगा उसमें 55 मिनट से लेकर आप 58 मिनट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वैसे आप लोग जानते हैं कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। पिछला जो सुनवाई हुआ था 4 सितंबर वाला, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो सीलबंद कवर में रखा गया और उसके एक अंतरिम आवेदन दायर करके अनुमति मांगी गई थी। CW 7761 में आवेदन अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर आपत्ति जताए जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। जनरल ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया की समीक्षा पर विचार कर, जहाँ से कैंसिलेशन की बात आई थी, आप लोग जानते हैं। 25/1/2023 को बिहार सरकार द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की गई। विभिन्न निर्माण विभागों के सचिवों की बैठक हुई। लंबित अनेक मामलों के उत्पन्न कानूनी मुद्दों पर विचार किया गया। उसके बाद नियमों का विज्ञापन के खिलाफ मुकदमेबाजी और परिणाम स्वरूप नियुक्तियों के 4 साल की देरी हुई। एक निर्णय लिया गया कि अन्य बातों के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है। विज्ञापन जारी करना तथा संशोधित नियमों का अनुमोदन का आरंभ करने की बात की गया। उसके बाद अगर बात करें तो आगे जो किया गया वो आप देख सकते हैं कि 25/1/2023 को निर्णय का रिकॉर्ड में लाया गया और उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने अनुमति दी गई कि 25/1 को निर्णय को लागू करना है। और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले को कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो इस मामले में कुछ शेष नहीं बचा है ऐसा बोला गया। और उसके बाद फिर बताया गया कि उसको कैसे निपटारा करना है। निपटारा में आप देख सकते हैं कि फिर से ये कहा गया कि अधिसूचना संख्या इतना 7/11/2017 में निहित बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण रासायनिक संवर्ग संशोधन नियमावली 2017 के नियम 9(1)(2) को रद्द करने हेतु, जिसमें बिहार राज्य तकनीकी पद के चयन हेतु तकनीकी योग्यता पात्र निर्धारित की गई, जो अन्य वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय का उल्लंघन है, अर्थात भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जहाँ तक नियम 9(1)(2) का संशोधन का संबंध है, उक्त नियमों को भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित करने हेतु किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जाता है, ये बताया गया। उसके बाद बताया गया कि मामला जूनियर इंजीनियर के पद पर चयन हेतु नियुक्ति के संबंधित इस संबंध में 8/3/2019 के विज्ञापन को जारी किया गया था। समय समय पर मामले की सुनवाई की गई। ये सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में डाला गया, उसकी बात की जाए है। और सुनवाई के दौरान हमने जूनियर इंजीनियर के पद पर को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम में कुछ त्रुटियां देखी है। अतः राज्य सरकार 8/3/2019 के विज्ञापन को संदर्भित जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और कुछ त्रुटियों को सुधारते हुए नियमों को नए सिरे से संशोधन या नियम जारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये बताया गया कि ये प्रस्ताव जो है राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दिया। उसके बाद क्या हुआ, मौजूदा नियमों में के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया, जबकि पूरक जवाबी हलफनामे के साथ उल्लंघन के तहत 25/1/2023 को निर्णय से लग्न किया गया, जो कि सरकार का निर्णय था। इसके अवलोकन में यह स्पष्ट किया है कि नियमों की कुछ त्रुटियां हुई हैं, जिससे संबंधित नियमों में संशोधन करके दूर किया जाएगा। राज्य के प्रतिवादियों की प्रस्तावित कार्रवाई इस प्रकार है। 4 पहलुओं पर उचित विचार विमर्श किया गया, जिसमें पहला जो था वो था वर्तमान कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित विज्ञापन संख्या 01/2019 के होने वाली नियुक्तियां को रद्द किया जाए। दूसरा जो कोर्ट में हलफनामा दिया गया वो ये था कि जो विभाग पूर्व में आयोग की अनुमति हेतु अधियाचना भेज चुके हैं, वे बिहार तकनीकी सेवा आयोग से अपनी अधियाचना वापस ले लेंगे और ऐसे विभाग नई भर्ती नियमावली के बाद पुनः अधियाचना भेजेंगे। जो नियमावली बन जाएगी उसके बाद ये अधियाचना भेजेंगे। फिर बताया गया कि विभिन्न विभागों में वर्तमान में प्रचलित जूनियर इंजीनियर भर्ती के नियमों को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए और उसके बाद संशोधित जूनियर इंजीनियर भर्ती नियम बनाया जाए। जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए संशोधित जूनियर इंजीनियर भर्ती नियमों को मंत्रिपरिषद की मंजूरी
के लिए कदम उठाए। तो ये सब जानकारी आप लोग जानते हैं, ये सब जानकारी हाईकोर्ट में दिया गया। उसके बाद बताया गया कि इन नए घटनाक्रमों के मद्देनजर वर्तमान याचिकाएं विचार के लिए बची नहीं है। तदनुसार राज्य को आवश्यक संशोधन करने और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए ऐसे विज्ञापन की अनुमति दी जाती है। हाईकोर्ट का जजमेंट था। इसके बाद है कि पिछले विज्ञापन की तिथि को लेकर जो 4 वर्ष का छूट दिया गया था उसके बारे में यहाँ पर आपको बात किया जाए है। उसके बाद है लंबित आयु है, यदि कोई हो तो उसका निपटारा हो गया है। इस स्तर पर एक प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित संशोधन को चुनौती देने के स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जा सकती है। ऐसी स्वतंत्रता इस कारण से आवश्यक नहीं है कि जब भी नियम या संशोधित नियम नए सिरे से जारी किए जाएंगे तो संबंधित पक्षों को कार्रवाई का एक नया कारण होगा। अब आगे बताया गया है कि अब हम लोग आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ये पॉइंट। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब तक जो था वो हाई कोर्ट का ब्यौरा दिया गया था। अब इसमें बताया गया है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव धवन, श्री रंजीत कुमार और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने आग्रह किया कि इस न्यायालय के समक्ष, मतलब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभिक रिट याचिकाकर्ताओं के जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया और विज्ञापन स्वीकृति के सिद्धांत से बंधित थे और इसलिए पात्रता मानदंड को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ये बताया गया। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनिता का भरोसा दिया जाता है, जो भी एक केस था। कुमार दास 2021/12 ACC 80 के अध्यक्ष, SBI और अन्य जो भी है। ये अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि इसके बाद चयन प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द किया जाएगा। अंतिम चयन सूची की तैयारी और इसका पूरा होना अनुचित है। ठीक है। इसके बाद बताया गया कि मतलब ये उसके बाद खेल के नियमों को बदलना होगा, परिणामों की घोषणा जो अस्वीकार है। मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य जो भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता जो उभरे चयन की उचित प्रक्रिया के बाद सफल विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति होने का निहित अधिकार है, इसके बजाय उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद है उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य द्वारा लिया गया निर्णय सरकार द्वारा अनुमोदित और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित राशि मनमाना कार्रवाई क्योंकि चिंता विसंगति करने में विफल रहता है। नियम 9(1)(3) जिसके संपूर्ण बहाली को रद्द करना आवश्यक हो गया प्रक्रिया। अब ये अलग मैटर है। निजी प्रतिवादियों अर्थात रिट के विद्वान वकील उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि इतने देरी से चयन प्रक्रिया को रद्द करना इससे उनके हितों पर गंभीर असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय के समक्ष AICT का रुख उनके आवेदन पात्र थे और इस प्रकार उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं के आवेदन को एक्सेप्ट किया जाए। उसके बाद बताया गया कि राज्य के विद्वान वरिष्ठ जो श्री पटवालिया हैं, जो आप लोग जानते हैं, वकील आपने देखा होगा, उनका कहना था कि जोरदार ढंग से इस तर्क दिया कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में था, अनेक कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाए जो पहले से लागू नियमों के संबंध में सामने आया है। ये अभी तक भी ये हाईकोर्ट का ही है दोस्तों। इस न्यायालय में ध्यान लाया गया कि कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार के विवादित आदेश द्वारा अनुमोदित मौजूदा नियमों को निरस्त कर दिया गया है और बिहार विधानमंडल को अधिसूचित कर दिया गया है। अधीनस्थ इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल को संवर्ग नियम 2023 के तहत जो नया नियम है अधिसूचना संख्या 1174 दिनांकित 7/3/2023 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में एक बार की आयु सीमा में छूट का प्रावधान जो कि 4 साल से कुछ छूट एक्स्ट्रा दिया गया था, नए नियमों के तहत भी प्रावधान किए गए हैं। BTSC ने दिनांक 11/3/2014 के नोटिस के तहत विज्ञापन रद्द कर दिया है और BTSC ने उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। 10/4/2023 को जो जल संसाधन विभाग के द्वारा नई मांगें भेजी गई हैं और जल संसाधन विभाग द्वारा BTSC को दिनांक 21/3/2023 के पत्र के माध्यम से जूनियर इंजीनियर की 2252 रिक्त पदों पर चयन हेतु उस विभाग को जो भी था रिक्ति भेज दी गई थी। श्री पटवालिया ने आगे तर्क दिया कि विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप चयन सूची और अंतिम सूची में लगातार किया गया था, इस शर्त के साथ की नियुक्ति परिणाम के अधीन होंगी। लंबित मुकदमे का उन तर्क पर चयन सूची बनाई गई थी। 19/4/2022 को आदेश मतलब उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा रिजल्ट को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम चयन सूची पर विचार नहीं प्रकाशित किया गया है
इसलिए नियुक्ति का अधिकार निहित है नहीं है। अपीलकर्ताओं के लिए इक्विटी के किसी भी दावे का अस्वीकार बना दिया गया है। तो वहाँ इसमें बता दिया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इक्विटी मतलब अधिकार, सभी अधिकार को क्या है यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। इक्विटी के किसी भी दावे को अस्वीकार बना दिया, जैसे कि ऐसा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में दावा करने के लिए स्वतंत्र थे। इस पर स्तर पर यह ध्यान रखना उचित है कि रिजल्ट जारी करते समय नोटिस न्यायालय 24/4/2022 के आदेश के तहत दिया गया यथास्थिति बरकरार रखी गई और जो आज तक कायम है। राज्य की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जूनियर इंजीनियर की 9,187 पोस्ट खाली हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि जूनियर इंजीनियर के पद खाली पड़े हैं, जिसमें रोजमर्रा काम को बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य का कामकाज चूँकि सेवानिवृत्ति जारी है, मतलब जो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होना जारी है, इसी कामकाज ताकत लगातार कम हो रही है और वर्तमान में 11.7% पर ही जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं। इस मामले में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को पहचानते हुए श्री पटवाले ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी उचित निर्देश का पालन करना है। हमने पक्षों के विधानों अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड अवलोकन किया है। इसमें अब बताया गया है, जैसा कि ऊपर का साक्ष्य दिया गया है, वर्तमान मामला विवादास्पद है। इतिहास बताया गया है कि विज्ञापन जारी होने से पहले एक संशोधन 2017 में नियमों का लाया गया था, विशेष रूप से नियम 9 में, जिसमें एक पात्रता मानदंड को केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया गया था जिसके पास किसी अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा हो। एआईसीटी के अनुसार यह संशोधन प्रथम दृष्टया में एआईसीटी के नियमों के विपरीत था। भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय में इस नियमावली का निर्णय, जो इस न्यायालय के समक्ष एआईसीटी के रुख से पुष्ट होता है कि और उनकी सार्वजनिक सूचना 19/2/2022, हालांकि इसके बावजूद उल्लंघन विज्ञापन में वही प्रतिबंध शामिल था। अब आगे है कि रिट याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित करना और चयन प्रक्रिया, ये गलत था, ये बताया गया है। इसके बाद बताया गया कि इसके बाद पहले चयन सूची तैयार की गई थी, जो कि CWC जो है 19/4/2022 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। फिर 73/12 एवं BTSC को चयन तैयार करने का निर्देश दिया गया। सूची निम्नानुसार है। तो ये उसके बाद बताया गया कि उस संशोधित नियमावली 2017 के नियम 4A के अंतर्गत की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और बिहार राज्य तकनीकी चयन आयोग के सभी डिप्लोमा धारकों को 40% संस्थागत आरक्षण प्रदान करते हुए नए सिरे से रिजल्ट और चयन सूची बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद बताया कि एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिहार से संबद्ध किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, उसको 40% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप ये भी बताया गया कि 2/4/2022 को तैयार चयन सूची निहित रूप से रखा गया, उसके और एक अंतिम चयन सूची तैयार की गई, जिसको कि BTSC के द्वारा 19/4/2022 को आदेश का अनुपालन वही पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहीं किया गया और 1/12/2022 को एक अन्य अनुरूप रीट कार्यवाही में CWC इतना था 7761, उसमें बताया गया कि 8/9/2019 के विज्ञापन के अनुसार चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने वाली इन परिस्थितियों में, जैसा कि प्रार्थना की गई है, हम जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हैं। जब इन्होंने 1/12/2022 को हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का टाइम दिया। इस बीच चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। अब ये था पूरा। जिसके बाद क्या किया गया कि 19/4/2022 का आदेश 2021 और CWC 73/12 में पारित किया गया प्रतीत नहीं होता है। आगे भी चुनौती दी गई और अंतिम रूप से रूप प्राप्त कर लिया गया। BTSC ने कहा कि अंतिम चयन सूची तैयार कर ली गई है और उसे गुप्त रखा गया है, जो कि आप लोग सीलबंद लिफाफे में आप लोग जानते हैं कि 19/12/2022 को BTSC में हाईकोर्ट में जमा किया है। BTSC ने कहा कि अंतिम चयन सूची तैयार कर लिया गया और उसे गुप्त रखा गया है। सीलबंद लिफाफे में सूची जारी करने की मांग करने वाला आवेदन दाखिल किया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने का रिट वापस ले ली गई। इसके बाद जो बताया गया है वो आप देख लीजिए कि वर्तमान कार्यवाही के दौरान दिनांकित आदेश के अनुसार 10/9/2024 इस न्यायालय में अंतिम निर्णय के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। राज्य सरकार ने चयन सूची प्राप्त हुई, मतलब राज्य सरकार ने वो चयन सूची फिर से वहाँ दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया है, जो हाई कोर्ट को दिया था, और उसे लागू कर दिया गया। इसके बाद सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वर्तमान में अंतिम चयन सूची
तैयार होने के बावजूद जो नियुक्ति प्रक्रिया का समापन का संकेत देता है। राज्य सरकार पूरी तरह प्रक्रिया को रद्द कर नया कानून लाना चाहती है। नए नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस न्यायालय को सुविचारित राय के अनुसार यह प्रभावी रूप से खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों का परिवर्तन करना है। यह अनुचित है और उम्मीदवारों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करता है। पिछले नियमों के तहत विचार का अधिकार है। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अचानक और बिना कोई कारण बताए बिना किसी मुद्दे पर निर्णय लिए रिट याचिकाकर्ता में शामिल उसका निपटारा रिकॉर्ड और राज्य के विद्वान वकीलों द्वारा बनाया गया बयान और राज्य को संबंधित नियमों के संशोधन की अनुमति दे दी। चूंकि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार संपन्न हुई। चयन सूची 4/2022 को घोषित हुई, अभी तक जारी नहीं की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था तो फिर बीच में नहीं रोकी जा सकती। और चूंकि आईसीटी ने साथ ही अपना रुख जारी रखते हुए कहा कि इसके लिए उसकी मंजूरी आवश्यक नहीं है। निजी संस्थान चूँकि 19/4/2022 को आदेश पारित हुआ 73/12 वाला, जिसमें कि 40% रिजर्वेशन वाला था, आप लोग जानते हैं। हमारी राय में न्याय का हित तभी होगा जब राज्य आयोग मेधावी छात्रों की चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया 8/3/2019 के विज्ञापन के संबंध में। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान में रखते हुए कि कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर अधिक समय से बनाए गए हैं, 10 वर्ष से अधिक। इसलिए यह निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि एक नया विज्ञापन में विज्ञापित नियुक्तियों के लिए चयन सूची 8/3/2019 के मेधावी उम्मीदवारों के लिए तैयार किया जाएगा। उपरोक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए नियमों में अनुपालन में CWJC जो 73/12 था यथासंभव शीघ्र और अधिमानतः 3 के भीतर इस आदेश के जो भी था इस संबंध में क्षेत्र 3 न्यायाधीशों के पीठ के पास मंजूश्री जो कि इस न्यायालय के निर्णय के न्यायालय पिछले निर्णयों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से माना गया कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया के बाद नई आवश्यकताएं चयन पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव किया गया। जो पूरी खेल खेलने जाने के बाद प्रासंगिक भाग निर्णय के अनुसार 27 जो है पुनः निर्णय निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है। जो आंध्र प्रदेश वाला ये रेफरेंस दिया गया है और ये बताया गया है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं। जो मेन है हमारा वो मेन अब हमारा यहाँ से शुरू होता है कि खेल के बदले गए नियमों लेकिन उन्हें खेल खेले जाने के बाद बदला गया और खेल के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है जो अस्वीकार है और अनुचित है। जो कि बीच में जो चेंज किया गया है वो अनुचित है। अतः पूर्वोक्त स्थिति के आलोक में राज्य संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने की कार्रवाई स्वीकार नहीं है। अब यहाँ से जजमेंट शुरू हो गया है कि जो पुराना स्थिति था उसके अनुसार चयन प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश स्वीकार्य नहीं है। और आगे बताया गया कि इस मामले को विशेष परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से लंबे समय तक लंबित रहने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए हैं। सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए न्यायालय का मानना है कि राज्य BTSC के लिए नए चयन के साथ आगे बढ़ना उपयुक्त है। दिनांक 19/4/2022 के आदेश का अनुपालन में प्रस्तुति सूची CWJC 73/12 को अंतिम रूप ले चुकी है। साथ ही जहां तक संभव हो अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा जो सफल पाए गए हैं। इसलिए ताज़ा चयन सूची की सूची अवश्य होनी चाहिए। निम्नलिखित तरीके से उचित रूप से संशोधित किया जाएगा और उसके बाद 15/3/2014 के आदेश के मद्देनजर नई चयन सूची तैयार की जाए। उसके बाद बताया गया है कि 19/4/2022 को उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 73/12 जो पारित किया गया उसको भी शामिल किया जाएगा। नई चयन सूची को यथासंभव निम्नलिखित को भी शामिल किया जाएगा। वे मेधावी छात्र जो अन्यथा पात्र थे लेकिन केवल 2017 के कारण आयोग घोषित कर दिया गया उनको भी इस नियम में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। नियमों को संशोधन अर्थात उनके संस्थान के कारण नहीं, AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना तथा सभी का समान रूप से स्थित होना एक सफल स्थित होना। BTSC को संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है और अगले इस आदेश के 3 माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा संशोधित चयन सूची जो BTSC जारी करेगी 3 माह के भीतर संशोधित चयन सूची पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, मतलब 3 महीने के अंदर। इसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उसके तदनुसार वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी
कि 3 माह के भीतर सारा वैकेंसी जो संशोधित रिजल्ट है उसको भी जारी करना है, उसमें दे देना है। तो इसमें यूजीसी भी अलाउड है, इसमें जो 73/12 तो 40% रिजर्वेशन में प्राइवेट वाला वो भी अलाउड है। कुल मिला के अब इसमें कुछ जो 2255 वाला जो बात था उस पर क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन वो 2255। और अगर 468 बात करें तो वो 468 तो बाहर है, क्योंकि उन पर केस किया गया है, वो उनका डॉक्यूमेंट ही फर्जी था। लेकिन यूजीसी चूँकि उनके डॉक्यूमेंट को फर्जी नहीं माना गया है, उनके अगर कॉलेज फर्जी है तो वो देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी फर्जी है तो वो देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर इंग्लिश में भी कुछ समझना हो तो बताइएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों को इससे ऑकवर्ड फील हो रहा होगा कि पूरा मैंने जजमेंट ही पढ़ के सुनाया, लेकिन जजमेंट को पढ़ना ज़रूरी था। इस बीच में मैंने कोशिश किया समझाने का भी। हाँ, अगर छोटा छोटा मैं होगा तो क्लिप भी बना के आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।